जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका डिस्कशन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी सचिवालय हो, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य हम लोग को देखना है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। सही बात है, ये घोषणा हुआ था 1849 में। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन नहीं, दलीप सिंह को 2,50,000 नहीं, 5 लाख रुपया। कितना पेंशन? 5 लाख रुपया पेंशन देकर दिलीप सिंह और इनकी रानी जिंदा को, दोनों को कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। और दलीप सिंह ने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था इंग्लैंड में। तो हम लोग को असत्य खोजना था, तो कौन? यही असत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और देखिए पंजाब का विलय जो है अंग्रेजों ने 1849 में, सिंध का विलय 1843 में, और सिक्किम का विलय कब किया है? 1850 में। सिक्किम का विलय 1850 में किया है। चलिए, तो पहला का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था? किस वर्ष के? तो चलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया है? ऑप्शन बी 1889 का बम्बई अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडनवर्ड। सर विलियम बेडनवर्ड आपका 1889 का बम्बई का अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और यह जो है ना, इसमें सबसे पहले महिला भाग ली है। 1885 देखिए, 1885 का जो है ना पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्षता किए हैं। और इसमें कहाँ पे हुआ था ये पहला अधिवेशन कांग्रेस का? बम्बई में। कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा बम्बई से 38, सबसे ज़्यादा बम्बई से 38 प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहला कांग्रेस का बैठक में। ठीक है। और बात करें 1900, ये तो लाहौर में हुआ था, उतना ज़रूरी नहीं है इसके अध्यक्ष। चलिए 1917 में एनी बेसेंट, 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, एनी बेसेंट कलकत्ता 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? सजाना है। देखिए कौन पहले आया, उसके बाद कौन बाद में आया। देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया है? 1909 में आया है। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में आया है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 याद रखिएगा, छोटा डेट के साथ। 5 मार्च 1900, लिखने में प्रॉब्लम हो जा रहा, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए कब हुआ है गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 में, 1931 में हुआ है। ठीक है। चलिए उसके बाद आइए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया है? देखिए अगस्त प्रस्ताव का बात करेंगे तो देखिए अगस्त 1940 में। कब आया है? अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है। ठीक है। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया है। देखिए सबसे पहले हुआ था अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुआ था? 1919 में। अगस्त 1919 में अगस्त घोषणा। उसके बाद आया है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940। फिर आया है अगस्त क्रांति। कब? तो 19 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। वही भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तीनों अगस्त वाला याद रखिएगा। पहले हुआ था अगस्त घोषणा, अगस्त 1919। फिर आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940। अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942। अगस्त हो गया, तो इसमें से जाना था, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार
1909 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा किया था? किसने अनुशंसा किया था? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का अनुशंसा किया था। और पेश कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन समर्थन कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत छोड़ो प्रस्ताव को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कब? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किया है? लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किया था। ठीक है, कब? तो देखिए लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने किया है। उसके बाद देखिए एक लाठी और अखाड़ा क्लब है बाल गंगाधर तिलक का, लेकिन डंडा फौज किसका है? चमनदीप। डंडा फौज का गठन चमनदीप। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना 1884 में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना 1884 में किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? बम्बई में। 1884 में बम्बई में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज पुस्तक, ये सब किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव भी शुरू कौन किए हैं? बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए। और चंद्रशेखर आज़ाद किसका स्थापना किए हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का स्थापना जो है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। और सचिन नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का स्थापना 1924 में। कहाँ? तो कानपुर में। देखिए मास्टर सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार लूट के लिए जाना जाता है। कब हुआ था चटगांव शस्त्रागार लूट? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मातंगनी हाजरा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। मातंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई थी। ठीक है, और उषा मेहता देखिए कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो से प्रसारण करने वाली महिला उषा मेहता। लक्ष्मी सहगल। और झांसी रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया झांसी रेजिमेंट का हेड कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। 1943 में बना था झांसी रेजिमेंट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना ज्योतिबा फुल्ले। ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुल्ले ने 1886 में किया था। और सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किसने किया है? ज्योतिबा फुल्ले। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ही किए हैं। और भीमराव अम्बेडकर का देखिए, भीमराव अम्बेडकर का क्या है? तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का स्थापना 1930 में बम्बई में किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने आपका डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का स्थापना किए थे 1930। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG रनाडे। चलिए हो गया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने 1886 में। और सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किसने किया है? ज्योतिबा फुल्ले ने 1873 में। 73। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम में सजाना है। तो देखिए इसमें से कौन? सैयद वंश का संस्थापक खिज खां,
तो एक हो जाएगा पहले। उसके बाद मुबारक शाह तो मोहम्मद शाह, मुबारक शाह दूसरा नंबर तो मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 3 2 4 सैयद वंश। गुलाम वंश के बाद कौन आया है? सैयद वंश आया है। चलिए, गुलाम वंश के बाद सैयद वंश ने दिल्ली पे शासन किया है। उसके बाद तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के बाद देखिए सबसे पहले गुलाम वंश, इसका ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाम वंश के बाद आएगा गुलाब खिले तो खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद कौन आएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद कौन आएगा? थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। देखिए सैयद वंश क्या होगा? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश होगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद होगा, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414 तक, और उसके बाद सैयद आएगा 1414 से 1451 तक, और लोधी 1451 से 1526 तक। पूछेगा इन पांचों वंश में सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया है? तो तुगलक वंश, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक शासन किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए। और लेकिन व्यक्तिगत रूप से बोलेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो बहलोल लोधी का रहा था। चलिए उसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 9 नंबर आइए, 9 नंबर देखिए क्या बोलता है, रुद्रमा देवी के बारे में है। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में सही कथन चुनना है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। सही बात है, यह काकतीय वंश का चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये तो बात सही है। और उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये गलत है। तो एक सही है ऑप्शन 1। और ये जो है ना आपका वारंगल का काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम, और इसका राजधानी कहाँ था? अम्रकोंड, इसका राजधानी अम्रकोंड में था। चलिए 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर हम लोग देखते हैं। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सेराइस, सेरेस जो है शब्द का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन सी। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, इसका जो है अर्थ था। सेरेस का अर्थ था एक स्थान था जिसका उद्देश्य था भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। रेन बसेरा बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सही है, सही देखना है। चलिए, इल्तुतमिश ने सिजदा एवं पेबोस मतलब सम्राट का पैर चूमना की प्रथा नहीं, गलत है। इल्तुतमिश ये शुरू नहीं किया था, कौन शुरू किया है? बलबन। सिजदा एवं पेबोस प्रथा कौन शुरू किया है? बलबन शुरू किया है। ठीक है, बलबन ने चांदी का टांका, नहीं यहाँ गलत है, बलबन नहीं इल्तुतमिश, दोनों उल्टा दे दिया है। इल्तुतमिश ने जो है आपका क्या किया है? इल्तुतमिश चांदी का टंका तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलन किया था। तो दोनों का दोनों क्या है? गलत है। तो सही चुनना था, तो सही कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, दोनों का दोनों क्या है? इसमें गलत है, दोनों उल्टा दे दिया है। ठीक है, सिजदा एवं पेबोस प्रथा शुरू किया है बलबन, और चांदी का टंका तांबे का जीतल मुद्रा प्रचलित किया है इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम बताना है? तो देखिए सबसे बड़ा था भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद विधि, विधि के बाद ग्राम, सबसे छोटा ग्राम। इसमें से भुक्ति, विषय, विधि, उसके बाद ग्राम था। ठीक है, गुप्त काल, देखिए गुप्त क्या क्या है? देखिए सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन जारी किया है? गुप्तों ने। पहला सोने का सिक्का यूनानी ने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा तो कुषाण, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्त। मंदिर बनाने की कला का विकास भी गुप्तों के समय में ही हुआ, गुप्त साम्राज्य के समय में ही हुआ था। और सर्वाधिक जमीन दान में किसने दिया था? गुप्तों ने। देखिए सबसे पहले स्टार्ट जमीन दान देने का शुरू किया है सातवाहन, नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा
जमीन दान दिया है? गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वास्तुकला का वेसर शैली का उदाहरण ऑप्शन ए होयसलेश्वर मंदिर, जिसको हेलीवीड मंदिर के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? कर्नाटक में है। देखिए दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली और बीच में बेसर शैली था। कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। श्री राम मंदिर ये तो अयोध्या में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था? ये सब नाटककार थे, नाटक लिखते थे, जिसके जैसे भवभूति का प्रसिद्ध पुस्तक है उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र, मालती माधव, महावीर चरित्रम, ये सब किसका पुस्तक है? भवभूति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम, देखिए सही क्रम बताना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और अखंडता भी आता है, इसमें अखंडता भी आएगा इसके बाद। तो देखिए इसमें से कौन कौन बाद में जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, पहले प्रस्तावना में नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं अगला। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यही सत्य है। ऑप्शन सी इसमें जो है सही है, ऑप्शन सी। और राज्य चुनाव आयोग का चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 243 का के में है राज्य चुनाव आयोग। अब पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को मान्यता मिला था, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। कौन सा समिति दिलाई थी पंचायतों को मान्यता? पंचायत को मान्यता दिलाने वाली समिति LM सिंघवी समिति, ठीक है। चलिए अब महिलाओं को पंचायतों में मान्यता कौन सा समिति दिलाई है? तो थुंगन समिति। न्याय पंचायत का गठन जो है कौन सा समिति के सिफारिश पे? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। अथुंगन समिति का गठन कब हुआ था? 1988 में। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किस समिति के सिफारिश पे? थुंगन समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 देखिए क्या बोलता है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन 4। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ठीक है, अब 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में SC ST का प्रशासन का नियंत्रण है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन है। अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोलता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन सी समादेश। समादेश यानी रीट। देखिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकती है। कितना प्रकार का? तो 5 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो किस प्रकार का है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का 7वां ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है ना भारतीय संविधान में, तो 7वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और मौलिक कर्तव्य जो है कौन सा भाग में है? भाग 4 का क में है। अनुच्छेद बोलेगा तो 51 का क। किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। और कल नहीं परसों क्वेश्चन दिए थे दरोगा के सेट में कि आपका मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? मौलिक समिति का देखिए, मौलिक समिति को सभी स्थानों पर अच्छी तरह से लागू करने के लिए स्कूल हो चाहे और सभी स्थानों पे,
तो जे.एस. वर्मा समिति, जे.एस. वर्मा समिति का गठन 1989 में मौलिक कर्तव्य को सभी स्थान पे लागू करने के लिए जो है किया गया था। चलिए 19 हो गया, अब आइए 20। अब मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय कितना मौलिक कर्तव्य? देखिए स्वर्ण सिंह समिति 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत सरकार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ी है। वर्तमान में कितना है? तो 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा प्रभावी है? तो ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, इसका स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 में। 23 दिसंबर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना हुआ है। 23 दिसंबर 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना हुआ है। ठीक है। और भारतीय ध्वज संहिता कब आया? याद रखिएगा 26 जनवरी 2002। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता आया है। कब? 26 जनवरी 2002 को लागू हो गया है भारतीय ध्वज संहिता। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। सूची 1 को, अच्छा कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है देखना है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो जोधपुर में है, सही बात है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, गलत है। हिमालयन वन अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है। ये कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? शिमला। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, असम में, सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये भी सही है। तो इसमें कौन गलत था? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन शुरू हुआ था। कब? 1774 में। सबसे पहला कोयले का जो है खनन का कार्य आपका रानीगंज में ही हुआ था, पश्चिम बंगाल में, 1774 में। CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना नवंबर 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना नवंबर 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1972 में। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC का स्थापना कब हुआ है? मार्च 1963 में। मार्च 1963 में इसका स्थापना हुआ है NCDC का। तो सजा दीजिए। देखिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 4 3 2। ऑप्शन देखिए कहाँ है? 1 4 3 2, ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान है। इतना चीज़ तो ठीक है, और क्या क्या है एक्स्ट्रा बता देते हैं। दूध में, कुल तिलहन में, चांदी, कच्चा तेल, सीसा, ये सब में राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। और हरियाणा जो है ना, हरियाणा में क्या है? भारत का सबसे कम वन किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ठीक है। और लिंगानुपात भी क्या है? हरियाणा का जो है सबसे कम है। गुजरात कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है। पंजाब में क्या होता है? प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल का उत्पादन अधिक होता है। और प्रति हेक्टेयर उर्वरक का भी खपत सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आइए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। और बाकी 100 में से घटा दीजिए तो वो आ जाएगा ग्रामीण, मतलब 68.8 आ जाएगा। हाँ ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा प्रतिशत में, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में नगरीय जनसंख्या गोवा में, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, और सबसे कम बोलेगा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम नगरीय बोलिए चाहे सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत में कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन। ऑप्शन सी, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी शब्द कौन दिया है? तो नोरियो तानीगुच्ची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया है। लेकिन भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का पिता तो चिंतामणि रामचंद्र राव को भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, 25 हो गया है। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रेखीय गति के संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आइए, इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा मीटर? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोनार का भी प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग डूबी हुई वस्तु को पता लगाने में किया जाता है, सोनार का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? सोलर सेल और चालक का बना होता है, जिससे सिलिकॉन का बना होता है। सौर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आइए। क्वेश्चन नंबर 29, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है तो कहलाएगा 4.5 नहीं होगा। अम्ल वर्षा में क्या होता है? पीएच मान 5.6 से कम होगा तो अम्ल वर्षा होगा। 5.6 कर लीजिए, 5.6 से कम पीएच मान हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। ऑप्शन बी, दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा? तो 5.5 से मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा तो दांत का क्षरण शुरू हो जाएगा। चलिए तो यहाँ सुधार लीजिएगा, 5.6 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, रेहोडियम का प्रयोग जो है जहरीले गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आइए, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वह कौन है? ऑप्शन ए, फास्फोरस। फास्फोरस जो है शर्करा का परिवहन और सूक्ष्म पोषक है जो कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फास्फोरस जो है क्वेश्चन आया था परसों दरोगा के सेट में, अम्लता एवं क्षारीयता के बीच संतुलन कौन बनाता है? द फास्फोरस। फास्फोरस अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बना के रखता है, इसलिए फास्फोरस इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी, अंडा में सभी प्रकार का आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है। अंडे का खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सड़ा अंडा की तरह किस गैस का गंध आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़ा अंडा की तरह आता है। सड़ा मछली की तरह ओजोन गैस का गंध सड़ा मछली की तरह। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन एक सुमेलित नहीं? पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्म का अध्ययन। नहीं, गलत ही यही। पेडोलॉजी क्या है? आपका मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, सही है। और एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, ये भी सही है। तो 33 का एक गलत था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से? तो ऑप्शन बी, लेमनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। और एक मिर्गी का दवा बनता है किससे? परमेलिया सेक्सटेलिस से। परमेलिया सेक्सटेलिस से मिर्गी का दवा बनता है। और किससे? लिटमस पेपर? तो रोसेला नामक लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर की प्राप्ति होती है। और इत्र बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं? लोबेरिया और इर्बेनिया। लोबेरिया और इर्बेनिया का प्रयोग लाइकेन है, इसका प्रयोग इत्र बनाने में करते हैं। चलिए ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 आइए, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? कौन सा? तो ऑप्शन ए, Mg,
Mg का मतलब क्या है जी? मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम क्या करता है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस बना लेती है मैग्नीशियम। चलिए 35 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 में आइए। 36 क्या है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को आपका जिंक के संश्लेषण, देखिए इसमें विवाद ही है, कहीं आपको जिंक का संश्लेषण मिलेगा लेकिन कहीं प्रोटीन का संश्लेषण के लिए। हालांकि देखा जाए तो जेनेटिक कोड और जीन का जो है संश्लेषण के लिए इनको हरगोविंद खुराना को कब? 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 सही। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कीट पकड़ता है मतलब खाने के लिए पकड़ता है। ऑप्शन सी नेफेंथस। नेफेंथस कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नेफेंथस हो गया, ड्रोसेला हो गया, कोबरा लिली हो गया, ये सब आपका कीट भक्षी पौधा है जो कीटों को खाता है नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 सही। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक मतलब पीलिया रोग। ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से आपका सीलियक रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 सही है। कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव। ऑप्शन डी कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो ऑप्शन बी मतलब क्या हो गया? इन विट्रो जीन बैंक। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आइए। पर्यावरण निष्पादन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सबसे पहले 2002 में जारी किया गया था। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब? 2 दिसंबर, जिस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और प्रदूषण से याद रखिएगा, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया है? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया है। ठीक है। और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में। 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। कैसे याद रखिएगा? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है? 2000 में। ये ध्वनि है एमएस जो है ध्वनि कहाँ रहता है? झारखंड में। तो 2000 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? कौन सा मॉडल? ऑप्शन डी हैरिस टोड्रो मॉडल जो है व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। चित्रकारी है, एक तरफ राज्य है, बताना है कौन सा कहाँ का है। तो देखिए मधुबनी नामे से है, ये तो बिहार के हैं, बिहार का मतलब चित्रकला है, 4 हो जाएगा। लेपाक्षी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। पट्टचित्र ये उड़ीसा का है। पट्टचित्र कहाँ का? उड़ीसा का। अब बार्ली महाराष्ट्र का है, बार्ली महाराष्ट्र का। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सही है। 44 देखिए क्या बोलता है। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है संबंध स्थापित करता है फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, इधर राज्य है, कहाँ है ये बताना है। तो कहलगांव बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है। एनटीपीसी यहाँ है। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खरगोन मध्य प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में। कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए एक है ना, एक आपका कुगटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कुगटी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में। कुगटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। एक गुमटी होता है, गुमटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुमटी तो ये है त्रिपुरा में। गुमटी कहाँ है? त्रिपुरा। ठीक है।
और कुगटी राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। ये था कुगड़ी, कुगड़ी कहाँ था? कर्नाटक में। 2143, 2143 ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 अच्छा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, 2143 ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ का है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जे.एम. किन्स का है, सही है। एशियन ड्रामा गुरनान मिंडल का है, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, नहीं ये गलत है। ये किसका है? तो देखिए डेविड रिकार्डो का है। ये किसका है? डेविड रिकार्डो का है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। किसका है? डेविड रिकार्डो का, डेविड रिकार्डो। चलिए डेविड रिकार्डो का है। उसके बाद है कार्ल मार्क्स का, कौन सा है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किसका है? कार्ल मार्क्स का है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ये हो गया। अब 47 हम लोग देखते हैं। अस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में अस्पा सबसे पहले लागू हुआ है। और अस्पा भारत में कब शुरू हुआ है? तो 1958 में। अस्पा कब शुरू है? 1958 में। सबसे पहले 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में लगा 1990 में। ये क्या करता है? ये शक्ति देता है सुरक्षा बलों को कि वो कहीं भी ऑपरेशन चला सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अस्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देखते हैं हम लोग। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में। 1963 में मोर है। हाथी कब है? 2010। हाथी कब है बताना है। 2010 में हाथी है, ठीक है। बाघ बता दीजिए। बाघ 1973 में है। बाघ 1973 में है, ठीक है। कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल 26 जनवरी 1950। कमल को कब? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देख लेते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और मतलब ये क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1964 में IDBI का स्थापना हुआ है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल, भारत में ट्रेजरी बिल कब आया था? 1917 में। भारत में ट्रेजरी बिल 1917 में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थोड़ा सेशन लंबा हो गया, आप लोग बताइएगा कि थोड़ा छोटा कर दिया जाए या फिर यही सही है। देखिए अंतिम क्वेश्चन, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली बुनाई के लिए। ऑप्शन सी, बुनाई के लिए पोचमपल्ली प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो तेलंगाना में। पोचमपल्ली कहाँ है? तो तेलंगाना में है। और यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।